अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और मेरी न्यू नावल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ अपने एक न्यू नावल के साथ, तशनगी जाँ कलम फरवा खालिद। इससे पहले कि नावल का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करती हूँ बाकी तमाम नावल्स की तरह ये नावल भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो आए न्यू नावल का आगाज़ करते हैं। तशनगी जाँ कलम फरवा खालिद किस्त नंबर 5। मेरी ज़िंदगी में अब तुम्हारी औकात इस जली हुई राख के बराबर भी नहीं है ज़रा खान न्याज़ी। मैं सिर्फ उस मासूम लड़की को तुम्हारे शर से बचाना चाहती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मीरब को उसके अल्फाज इंतहाई तौहीन आमेज़ लगे थे, इसलिए वो भी उसी के अंदाज में जवाब देते बोली थी, जबकि उसके अल्फाज पर ज़राब ने जिन सुलगती निगाहों से उसकी जानिब देखा था वो बेख्तियार जज्बस सी हुई थी। मीरब राजपूत, आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मुझसे मत टकराओ, नुकसान उठाओगी। ज़राब अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता मुख्तसर अल्फाज में बोला था, जबकि मीरब उसके लफ्ज़ों में छुपी धमकी महसूस करती सुन हुई थी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मीरब की आंखें भी लाल हुई थीं। वो बिल्कुल उसके मुकाबिल आन खड़ी हुई थी। ज़रा भी उसी की जानिब देख रहा था, जिसका सिल्की दुपट्टा बार बार उसके बालों से फिसल रहा था। तुम्हारी मर्ज़ी, जो भी समझो। ज़रा पलटा था, मगर मीरब एक ही जस्त में उसके फिर से उसके सामने आई थी। मैं तुम्हारा पीछा ज़िंदगी भर नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी और ख़ुद को भी नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। मीरब की आंखों में एक अजीब सा दर्द हलकोरे ले रहा था, जबकि उसका लहजा इतना ही नफ़रत आमेज़ था। ज़राब के होंठों पर तलखी भरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। तुम भूल रही हो, मैं ज़राब खान न्याज़ी हूँ। मेरी मर्ज़ी के बगैर मेरे खिलाफ़ कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमसे भी मुझे कोई दिली वाबस्तगी नहीं थी और ना ही आगे कभी होगी। तुम जितनी बार मेरे सामने आओगी, मैं उतनी बार तुम्हें ठुकराऊंगा और तुम अपनी पूरी ज़िंदगी मुझसे बदला लेते गुजार देना। ज़राब खान न्याज़ी का लहजा इंतहाई हतक आमेज़ था। वो उसे अच्छे से बावर करवा गया था कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करने वाला था। मेरे दिल में अपने लिए इतनी नफ़रत मत भरो ज़राब खान, कि बाद में उसे ख़त्म करने में तुम्हारी पूरी उम्र बीत जाए। मीरब की निगाहें उसके खूबरू चेहरे पर टिकी हुई थीं, जिस चेहरे के उतार चढ़ाव में उसे अपना दिल डूबता महसूस हुआ था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ज़राब खान लापरवाही से कंधे उचकाता वहाँ से निकल गया था, जबकि मीरब कितने ही लम्हे बंद दरवाजे की जानिब तके गई थी। क्यों ये शख्स इतना कठोर है? काश मैं अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल पाती, काश। मीरब ने अपनी नाजुक हथेली का मुक्का बनाते टेबल पर दे मारा था, जिसके जवाब में वो खुद भी दर्द से बलबला उठी थी। शाह शाहनूर ने अपनी भारी होते सर के साथ आंखें खोली थीं। खुद को अजनबी जगह पर पाकर उसकी आंखें बेयकीनी के आलम में पूरी तरह से वाह हुई थीं। ये कहाँ हूँ मैं? वो बेड से उठने की कोशिश करती ला लड़खड़ा गई थी। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। बड़े बड़े पर्दों से सजा हुआ एक बहुत ही शानदार कमरा था, जिसकी हर शय बहुत ही नफासत से सजाई गई थी। सामने की दीवार पर दो बड़ी बड़ी बंदूकें क्रॉस की शक्ल में आवेज़ां थीं, जो देख शाहनूर की निगाहों के सामने गुज़िश्ता रात का मंजर घूम गया था, जिसके साथ ही खौफ की लकीरें उसके चेहरे पर बिखरती अचानक से उसे अर्शियान खान न्याज़ी का ख्याल दिला गई थी। वो अपने घर वालों और ख़ासकर मीरब को सरप्राइज़ देने बिना किसी को बताए यूनी से वापस आ रही थी, जब रास्ते में कुछ लोग उनकी गाड़ी के पीछे पड़ते उन पर हमला आवर हुए थे। ड्राइवर तो आराम से गाड़ी वहीं छोड़ता फरार हो गया था, जबकि शाहनूर खुद को बचाने के लिए जंगल में भाग आई थी। जिस तरह वो लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, उसे लग रहा था कि वो अब इस जंगल से मुर्दा हालत में ही बाहर निकलेगी, मगर अर्शियान खान न्याज़ी ने वहाँ हीरो की तरह एंट्री मारकर उसकी जान बचा ली थी। अर्शियान का ख्याल आते ही शाहनूर के होंठों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी, मगर अगले ही लम्हे वो तशवीश ज़दा सी अपनी जगह से उठी थी। वो इस वक्त कहाँ थी? क्या वो पूरी रात हवेली से बाहर थी? अगर ये बात उसके घर वालों तक पहुँच जाती तो उसकी ज़िंदगी में कभी ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान बरपा हो जाना था। क्या मैं अर्शियान खान न्याज़ी के डेरे पर हूँ? शाहनूर को पहला ख्याल यही आया था, जिसके साथ ही उसकी रंगत खौफ के आलम में जर्द हुई थी। अर्शियान न्याज़ी के लिए वो सिर्फ उसके दुश्मनों की बेटी थी, वो उसे अगवा भी तो कर सकता था। इस ख्याल के आते ही शाहनूर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो जल्दी से दरवाजे की जानिब भागी थी।
उसे लगा था दरवाज़ा लॉक होगा, मगर उसने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा, दरवाज़ा खुलता चला गया था और बाहर ही अरशान न्याज़ी का खास मुलाजिम शराफत खान सर झुकाए खड़ा उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। उसकी नज़रें बिल्कुल झुकी हुई थीं, जबकि उसके उसके साथ ही दो मुलाजमीन भी खड़ी थीं। बीवी जी, खान का हुक्म है कि आपको पूरी हिफाजत के साथ आपके घर पहुंचा दिया जाए। शराफत झुके सर के साथ बोलता शाहनूर को बाहर आने का इशारा करता वहां से निकल गया था, जबकि शाहनूर, जो पिछले चंद सेकंड्स में न जाने कौन कौन से वसवसे पाल चुकी थी, शराफत की बात सुनकर वो एकदम पुरसुकून हुई थी। मेरा दिल ठीक कहता है, अरशान न्याज़ी बुरा नहीं है। जो शख्स मेरी खातिर गोली खा सकता है, वो भला मेरे साथ गलत क्यों करेगा? उसने मेरी मदद की है, मुझे उसका शुक्रिया तो अदा करना चाहिए। शाहनूर चलते चलते अचानक से रुकी थी। दिल में उस खूबसूरत शहजादे को एक नज़र देखने की ख्वाहिश जागी थी। वो उसकी तबीयत दरियाफ्त करके उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मुझे शाह न्याज़ी से मिलना है। शाहनूर के रुकते कदम और उसके होंठों से निकलते अल्फाज सुनकर शराफत खान को अपनी जगह झटका लगा था। ये लड़की भला कैसे जानती थी अरशान खान न्याज़ी को? खान इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहते। उनका हुक्म है कि आपको फौरी तौर पर आपकी हवेली पहुंचा दिया जाए। शराफत ने अपनी हैरत पर काबू पाते जल्दी से बात बनाई थी, जबकि उसकी बात पर शाहनूर मुंह बनाती एक नज़र उस वसी और अरीज फार्म हाउस पर डालकर गाड़ी में आन बैठी थी। इतनी मदद की है मेरी, अब शुक्रिया बोलने का मौका तो देना ही चाहिए ना खान साहब। शाहनूर दिल में सोचती अरशान न्याज़ी से शिकवा कुना थी, जबकि ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा शराफत अभी इसी बात में उलझा हुआ था कि ये लड़की भला अरशान न्याज़ी को कैसे जानती थी। उसके मुताबिक तो आज तक इन दोनों की मुलाकात कभी नहीं हुई थी। अरशान न्याज़ी ने भी कल रात पहली बार इस लड़की को देखा था, फिर वो उसे उसके नाम के साथ कैसे जानती थी? बहुत तजस्सुस और तशवीश के बावजूद भी शराफत इससे सवाल नहीं कर पाया था, क्योंकि इस लड़की से कोई भी बात करने की इजाज़त नहीं थी उसे। ज़ाकिर, तुम जानते भी हो तुम्हारा बेटा आजकल क्या करता फिर रहा है। मुझे समझ नहीं आती कैसे बाप हो तुम लोग। अल्लाह ने तुम दोनों को एक एक बेटे से ही नवाजा है, पर तुम लोगों से वो भी नहीं संभाले जा रहे। याकूब खान न्याज़ी गुस्से से बिफरे मुसलसल चक्कर काट रहे थे। उन्होंने अपने रूम में बैठक लगा रखी थी, जिसमें फरमान न्याज़ी और ज़ाकिर न्याज़ी मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठे हुए थे, जबकि असफर न्याज़ी अपने दोनों छोटे भाइयों की सपोर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मैं उसे बहुत बार समझा चुका हूँ चाचा जान, मगर उस पर तो एक ही बात का भूत सवार है। वो मेरी कोई बात सुन ही नहीं रहा। ज़ाकिर न्याज़ी बेचारगी से बोले थे, सुल्तान शाह को गिरफ्तार कर चुका है वो, अब न जाने वो उसके साथ क्या करेगा। याकूब न्याज़ी अपना सीना मसलते कुर्सी पर टिक गए थे। उनका चेहरा पसीने से शराबूर हो चुका था, जब बाकी सब उनकी कैफियत देख घबरा उठे थे। बाबा जान, आप परेशान मत हों, इस तरह तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। असफर न्याज़ी फ़ौरन उठकर उनके करीब आए थे। मेरे पोते यही तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं और उन्हें उनकी मनमानियां करने का मौका मिल जाए। याकूब खान की तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ रही थी, मगर वो रिलैक्स होने के बजाय मज़ीद गुस्सा कर रहे थे। दादाजान, मैं समझाऊंगा दोनों को, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। वो सुल्तान शाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ज़राब खान न्याज़ी, जो अभी शहर के लिए निकल रहा था, मुलाजिम के बताने पर वो फ़ौरन वहाँ पहुंचा था। याकूब न्याज़ी अगर किसी की बात सुनते और समझते थे तो वो सिर्फ ज़राब खान था। उसे वहाँ आता देख बाकी सबकी परेशानी में कुछ कमी आई थी। वो उन सबको बाहर जाने का इशारा करता, याकूब खान को अपने तरीके से समझाता, उन्हें काफ़ी हद तक संभाल गया था। फ़िरोज़ को कहो ये फजूल की नौकरी छोड़ दे, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है। हमारा खून इतना सस्ता नहीं है कि ऐसे ही ज़ाया कर दें। और वो इरशान, उसने तो अपनी ही दुनिया बना रखी है। कितने मुश्किल से यहाँ के हालात ठीक हुए हैं। हुसैन राजपूत के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। मैं इन ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहता। याकूब साहब को अपने पोतों की फ़िक्र खाई जा रही थी, जो न जाने कैसे इतने खुदसर हो गए थे। उन्होंने आज तक अपने तीनों बेटों को अपने काबू में रखा था, मगर बेटों की औलादों ने उनको पूरी तरह से घुमा कर रख दिया था। सालों पहले जो हुआ था, वो उनका जोशीला खून किसी तौर भी ठंडा होने नहीं दे रहा था। इसी बात का खौफ न्याज़ी को अंदर से हुलाए दे रहा था कि जिस तूफ़ान को न जाने कब से उन्होंने दबा रखा था, वो अब अगर उठ जाता तो उसने अब एक बार फिर सब कुछ तबाह बर्बाद कर देना था। कुछ नहीं होगा किसी को भी। हर बार खानों का खून बहे, अब ऐसा नहीं होगा। अब की बार चोट दूसरी जानिब ज़रूर लगेगी और चीखें भी उधर से ही उठेंगी। हाँ, बस तमाशाई बनकर इस ड्रामे का लुत्फ़ तो हम ही उठाएंगे।
ज़राब खान अपने दादा को तसल्ली देता दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ था। याकूब खान न्यासी अपने इलाके का बहुत बड़ा नाम और एक बहुत बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर सियासी शख्सियत थे, जिन्हें एक बार कौमी असम्बली और 2 बार सूबाई असम्बली की रुकनियत हासिल हुई थी। मगर कुछ ख़ानदानी मसाइल और ख़राबी तबीयत के बायस उन्होंने 5 साल पहले सियासत को खैर आबाद कह दिया था। उनके बेटों में से किसी को भी सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उनके लाडले पोते पोते ने यहाँ भी उन्हें नाउम्मीद नहीं किया था। याकूब खान की पार्टी की बागडोर अब ज़राब खान न्याज़ी ही संभाल रहा था, जिसके बाद अब उनकी पार्टी पहले से भी कहीं ज़्यादा कामयाब थी। याकूब न्याज़ी के 3 बेटे और एक बेटी थी, असफंद खान न्याज़ी, फरमान न्याज़ी, ज़ाकिर न्याज़ी और सबसे छोटी नवेरा खान न्याज़ी। ज़राब खान न्याज़ी असफंद खान का सबसे बड़ा बेटा था, जिससे छोटी हमना न्याज़ी थी। ज़राब खान न्याज़ी अपने दादा के बाद ख़ानदान की सबसे पावरफुल शख्सियत माना जाता था। याकूब न्याज़ी अक्सर अपने बहुत सारे मामलात में ज़राब से ही मशवरा लेते थे। वो अपने बेटों से भी ज़्यादा अहमियत ज़राब को देते थे। सबकी नज़रों में बज़ाहिर यही तासुर था कि ज़राब याकूब खान न्याज़ी की हर बात मानता है और उनका सबसे फर्माबरदार पोता है, जबकि असल हकीकत ये थी कि ज़राब न्याज़ी अपने दादा को अपनी बातों में ऐसे कायल करता था कि वो उसी के मुताबिक अपनी हर बात का फ़ैसला देते थे। दूसरे नंबर पर फरमान न्याज़ी थे, जिनका एक इकलौता बेटा अशान खान न्याज़ी था, जो पूरे ख़ानदान में खुदसर और बागी मशहूर था। उसने तो जैसे कसम खा रखी थी कि हर हाल में अपने दादा के हर फैसले के खिलाफ जाना है, लेकिन उसके पीछे भी असल हकीकत कुछ और थी। अशान खान न्याज़ी अपने दादा से शदीद नाराज़ था, जो सब घर वालों और ख़ासकर फरमान न्याज़ी को की बहुत कोशिशों के बाद भी कम नहीं हो सकी थी। यही वजह थी कि वो उनको ज़िद करने का कोई मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता था। उसका आज भी अपने दादा से एक ही मुतालबा था, मगर इतने साल गुजर जाने के बाद आज भी याकूब न्याज़ी उसकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। यही बात अरशान को ज़िद दिला देती थी। ज़ाकिर न्याज़ी भाइयों में सबसे छोटे थे। उनकी 3 औलादें थीं, फ़िरोज़ खान न्याज़ी, बिस्मा न्याज़ी और आसिम न्याज़ी। फ़िरोज़ खान शुरू से ही बहुत ज़्यादा गुस्से का मालिक था। वो अपने सामने किसी दूसरे की कोई बात बर्दाश्त नहीं करता था। उसे हमेशा हर शय अपने मुताबिक ही चाहिए होती थी, मगर वो अपने ख़ानदान वालों से बहुत मोहब्बत करता था, ख़ासकर अपनी इकलौती फूफो नवेरा से। वो बहुत हसास तबीयत का था। बहुत कम उम्र से ही वो ख़ानदानों की दुश्मनी और झगड़ों को समझने लगा था। वो बहुत कम गो था, मगर जब बोलने पे आता था तो अपने सामने वालों की बोलती बंद करके रख देता था। ख़ानदान के हर फ़र्द ने नोट किया था कि अपने सारे पोते पोतियों पर जान छिड़कने वाले याकूब खान न्याज़ी की मोहब्बत फ़िरोज़ तक आते न जाने क्यों कम पड़ जाती थी। वो सबको गले लगाकर मिलते थे, मगर उन्होंने आज तक फ़िरोज़ को एक बार भी नहीं छुआ था। वो उसके पीछे उसकी फ़िक्र में तो हलकान रहते थे, मगर उसके सामने आते ही उनका रवैया बिल्कुल तब्दील हो जाता था। वो अपने उस पोते के लिए बिल्कुल अजनबी बन जाया करते थे, जो बात फ़िरोज़ बहुत पहले से नोट कर चुका था। वो बिना किसी से इस बात की शिकायत किए खुद भी उनसे दूर होता चला गया था। उसने ज़ाकिर न्याज़ी से ज़िद करके अपने शहर का हॉस्टल में दाखिला करवा लिया था, जिसके बाद वो 3-4 महीनों बाद लौट कर हवेली आता था, वो भी सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए। उसका ये रवैया घर वालों के लिए बहुत परेशान कुन था। उसके पेरेंट्स से भी ज़्यादा नवेरा इस बात पर बहुत अजियत में मुब्तला रहती थी, मगर उनमें से किसी की भी इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो याकूब न्याज़ी को अपना रवैया बदलने का कह सकते। आहिस्ता आहिस्ता फ़िरोज़ उन सब से दूर होता चला गया था। उसने पुलिस फ़ोर्स ज्वाइन की थी, जिस पर याकूब न्याज़ी ने सबको उसे ये नौकरी छोड़ने के लिए रज़ामंद करने को कहा था। वो इसके इस फैसले के सख्त खिलाफ थे, मगर उन्होंने एक बार भी खुद से फ़िरोज़ को ऐसा करने को नहीं कहा था। वो भी फिर उन्हीं का पोता था, भला कैसे किसी और की बात मान लेता। ज़ाकिर न्याज़ी इन दादा पोते के बीच हमेशा बुरी तरह पेश जाते थे और दोनों तरफ से कोई भी उनकी बात नहीं मानता था। फ़िरोज़ ज़राब और अर्शियान से राब्ते में था। वो तीनों बज़ाहिर एक दूसरे के लिए अजनबी थे, मगर ये कोई नहीं जानता था कि इन तीनों की जड़ें आपस में कितनी मज़बूत थीं। जारी है।
جی پیاری ریڈرز، کیسی لگی آپ کو اس ناول کی پہلی قسط؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا تاکہ جلد از جلد سیکنڈ ایپیسوڈ پوسٹ کر دی جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔